सोचो तुम रात के समय में ब्रिटिश वेल्स के एक छोटे से कोस्टल टाउन के पास जंगल की साइड वॉक कर रहे हो। हवा ठंडी है, समंदर की आवाज दूर से आ रही है और तुम्हारे पैर के नीचे रेत और गीली मिट्टी हल्की सी दब रही है। दिन में ये जगह टूरिस्ट से भरी रहती है, पर रात में यहाँ ऐसे डरावने साए मंडराते हैं जिन्हें देखने वाला कभी भूल नहीं पाता, क्योंकि इस जगह को सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं बल्कि दुनिया के कुछ सबसे डरावने जंगलों में गिना जाता है, जहां हर रात इन जंगलों में जलकर मरने वाले लोग और डरावने भटकते क्रिएचर्स की आवाजें आती है। और कई लोगों ने तो उन्हें अपनी आंखों से देखा भी है। लोकल लोगों के मुताबिक ये एक ऐसी जमीन है जहां आत्माओं का राज है, जिसका कारण है पेम्बरी का डरावना दर्दनाक पास्ट। कहा जाता है कि यहाँ के हिल्स के ऊपर आयरन एज के हथियार के कई रिमेन्स पड़े हैं, जो दिखाते हैं कि ये जगह हजारों सालों से इंसानों का बैटलफील्ड रही है। इसके अलावा यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी कई हथियार फैक्ट्री बनी थी, जिनमें हुए एक्सप्लोजन्स में कई लोगों की जान गई। और यहाँ बंकर्स भी थे जिनमें सैनिकों ने रहकर अपने देश की रक्षा की और यहाँ शहीद हुए, जिनकी चीखें, जिनका दर्द आज भी इन जंगलों के खंडरों में है, जिसे एक बार एक लड़के ने खुद महसूस किया। इसके अलावा इस जंगल के पास की समुद्री कोस्ट लाइन की भी एक लंबी हॉरर स्टोरी है। इंग्लिश सिविल वॉर तक का कई गुजरते हुए शिप्स बार बार स्टॉर्म्स में फंसकर तबाह हुए हैं और उनमें मौजूद सैकड़ों लोग इन्हीं समुद्री लहरों के नीचे मौत के आगोश में समा गए हैं। और अब इन्हीं सब घटनाओं में खत्म हुए लोगों की रूहें इस जंगल और इस कोस्ट लाइन के पास मंडराती रहती है, जिसके कारण यहाँ इस इलाके में कुछ ऐसी डरावनी चीजें हुई हैं जिन्हें सुनकर भी किसी की रूह कांप जाए। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे जुड़ जाओ। यह है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फॉलो कर लेना। तो ये है पेम्बरी। 19th सेंचुरी के एंड में इस लैंड पर रॉयल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई गई। एरिया आइसोलेटेड था, ड्यून्स और फॉरेस्ट के पीछे छुपा हुआ, इसलिए डेंजरस काम के लिए परफेक्ट था। रिकॉर्ड्स के मुताबिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये फैक्ट्री डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल में आ गई। दिन रात यहाँ शेल्स एक्सप्लोजिव बनते थे, जिन्हें नैरो गॉज रेलवे लाइन से होते हुए जंगल के बीच से पोर्ट तक ले जाया जाता था। और रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस दौरान फैक्ट्री में और जंगलों से इन एक्सप्लोजिव्स को ट्रांसफर करने के दौरान कई बड़े एक्सप्लोजन्स हुए, जहां वर्कर्स का जिस्म इतना जल गया कि उनकी पहचान ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी। और इन इंसिडेंट्स में मरने वालों का नंबर इतना ज्यादा था कि सरकारी रिकॉर्ड्स में भी इन्हें छुपाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा ये जगह सैनिकों का भी बसेरा था, जहां से ब्रिटिश सैनिक सीधा दुश्मन देश के सैनिकों से लड़ते थे, जिसके लिए इन जंगलों में कई बंकर्स भी बने थे, जहां वो सैनिक छुप कर रहते और हमला करते थे। पर इन बंकर्स की भी वही डरावनी परछाई है कि इन्हीं में कई सैनिकों ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। अब यूजुअली ऐसी जगह बाद में साफ करके किसी नए काम में यूज किया जाता है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पेम्बरी में कंक्रीट के बंकर्स, स्टोरेज गोदाम, रेल्स के टुकड़े सब वहीं छोड़ दिए गए। और शायद यही कारण है कि वहां वो लोगों की आखिरी सांसों का फंसा हुआ दर्द, चीखें आज भी इन्हीं स्ट्रक्चर्स के अंदर कैद है। अब दिन में ये सिर्फ ब्रोकन स्ट्रक्चर्स लगते हैं, पर रात में इस जगह की असली कहानी सामने आती है, जिसमें जंगलों से लोगों की चीखें, हेल्प मांगने की आवाजें आती है, मानो वो आत्माएं वहां रहने वाले लोगों से मदद मांग रही हो। पर क्या हो अगर कोई उनकी आवाजों के पीछे जाए? क्या होगा अगर कोई इन भूतिया आत्माओं से भरे खंडरों को एक्सप्लोर करे तो? इसका जवाब भी हमें यहीं की एक डरावनी घटना से मिलता है, जब 1990s का एक सिंपल स्कूल प्रोजेक्ट एक लड़के के लिए उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सपना बन गया। जेकब, एक लोकल स्कूल बॉय, अपने दोस्त एलन के साथ इन जंगलों में आता है, क्योंकि टीचर ने उन्हें लोकल डेंजर साइट्स पर प्रेजेंटेशन बनाने को कहा था और रॉयल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का नाम दिया था। जेकब को आइडिया पसंद आता है। वो सोचता है कि अगर वो जंगल के अंदर छुपे बंकर्स का मैप बना ले, हर स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा नोट लिखे, तो उसका प्रोजेक्ट सबसे अलग दिखेगा। अब उनके लिए ना ये एक मस्त एडवेंचर है, थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ा एक्सप्लोरिंग, थोड़ा थ्रिल। सुबह की नर्म धूप में दोनों अपनी साइकिल्स लेकर जंगल में मैप बनाने निकल जाते हैं और जंगल में मौजूद खंडरों के पास पहुंचकर एक तरफ साइकिल खड़ी करते हैं, पेपर और पेंसिल निकालते हैं और फैक्ट्री के बचे हुए कंक्रीट ब्लॉक्स का आउटलाइन बनाना शुरू कर देते हैं। उन्हें धसी हुई जमीन, टूटे फाउंडेशंस, रस्टेड रेल्स के टुकड़े और छोटे प्लेटफॉर्म्स दिखते हैं।
जेकब इन सबको सिंपल रेखाओं में पेपर पर उतारता जा रहा है। कुछ देर बाद उन्हें लगता है सरफेस का काम काफी हो गया है, अब उन्हें जंगल के अंदर वाले बंकर्स मैप करने चाहिए और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनती है। अब वो दोनों एक पतली सी ट्रेल पकड़कर पेड़ों के बीच जंगल के अंदर जाते हैं। थोड़ी ही दूर उन्हें पहला बंकर नजर आता है। जमीन की साइड में एक धंसा हुआ जिसमें एक रेक्टेंगल काला ओपनिंग है। एंट्रेंस से नीचे कुछ पुराने स्टोन स्टेप्स उतर रहे हैं। बंकर के आसपास घास और झाड़ी इतनी घनी हो चुकी है कि दूर से ये बस मिट्टी का टीला जैसा लगता है। जेकब सिर्फ बाहर से इस बंकर को देखकर वापस मुड़ने वाला होता है, लेकिन एलन उसे छेड़ने लगता है। तुम्हारी इनके अंदर जाने की हिम्मत नहीं है। 2-3 बार मजाक के बाद जेकब डिसाइड करता है कि वो टॉर्च लेकर एक बार अंदर जरूर जाएगा। एलन साइकिल के पास रुक जाता है और जेकब धीरे से पत्थर की सीढ़ियों पर पैर रखता है। हर स्टेप के साथ ऊपर की रोशनी कम होती जाती है। नीचे की हवा ठंडी। फ्लोर पर पहुंचकर जेकब टॉर्च के बीम आगे की तरफ घुमाता है। उसके सामने एक लंबा सा चेम्बर है जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी कंक्रीट वॉल्स है जिन पे अजीब से दाग, कुछ क्रैक्स है और फ्लोर पर धूल, पत्थर के टुकड़े, थोड़ी रस्टेड मेटल पड़ी है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। जेकब को बंकर की हवा में अजीब से स्मेल फील होती है, एक तीखी जलने जैसी स्मेल, जैसे किसी ने यहाँ प्लास्टिक, कपड़ों या केमिकल जैसा कुछ जलाया हो। जेकब नाक से सांस रोकने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे स्मेल तेज होने लगती है और अब इस प्लास्टिक और केमिकल्स के जलने की स्मेल में एक और स्मेल जेकब को आने लगती है, एक डरावनी और हॉरिफाइंग स्मेल, जैसे शरीर के जलने की गंध। और इसी पल जेकब को महसूस हो जाता है कि कुछ तो गलत है। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी वॉल्स पर घूमते घूमते एक जगह पर रुक जाती है। दूर की वॉल पर आधी ऊंचाई पर एक गहरा दाग दिखाई देता है। पहले वो सिर्फ एक डार्क पैच लगता है, फिर जेकब धीरे धीरे उसके करीब जाता है और जितना वो उसके करीब आता है उतना शेप क्लियर होता है। वो दाग एक हाथ का निशान है। पूरी पाम उंगलियां फैलाई हुई है, जैसे किसी ने गीले कंक्रीट पर जोर से हाथ दे मारा हो। नीचे पतली पतली लाइंस में ये रंग हल्का सा बहकर जम गया है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने हाथ लगाया हो और फिर धीरे धीरे से नीचे की तरफ स्लाइड किया हो। जेकब का गला सूखने लगता है और अब जेकब डर के मारे यहाँ से जल्दी निकलना चाहता है और तभी कुछ अलग होता है। जेकब अचानक अपनी आंखों के सामने तेज रोशनी और आग देखने लगता है। अगले ही पल जेकब को गर्म सा महसूस होने लगता है, जो गर्मी लगातार बढ़ रही थी और अब इतनी ज्यादा थी कि जेकब दर्द और जलन से चिल्ला रहा था। तभी उसकी नजर उसके अपने कपड़ों की ओर जाती है और जो वो देखता है उसे देखकर किसी भी नॉर्मल इंसान की रूह कांप जाएगी, क्योंकि इस समय जेकब के सारे कपड़े बुरी तरह आग में ढकते हुए जल रहे थे। उसकी जैकेट और जीन्स उसकी आंखों के सामने पिघल रही है। कपड़ा बुलबुले बनकर उभर रहा है, गिर रहा है और नीचे से काली फूली हुई जली हुई मांस जैसी स्किन दिखाई दे रही है। तभी जेकब का ध्यान जाता है कि वो इस जलने और दर्द में चिल्ला तो रहा है, लेकिन उसके मुंह से उसकी खुद की चीख की आवाज नहीं बल्कि किसी और इंसान की आवाज निकल रही है। वो भी किसी एक की नहीं बल्कि अलग अलग आवाजें, पर उन सब आवाजों में दर्द सेम है, जलते हुए, तड़पते हुए, अपने शरीर को पिघलते हुए महसूस करते हुए। जेकब इन सब एक्सपीरियंस में तड़प ही रहा होता है। वो कंक्रीट के फ्लोर पर गिर जाता है, अपने आप को इधर उधर घुमाता है, हाथों से बाजू और पैरों को जोर जोर से पीटने लगता है जैसे आग बुझाने की कोशिश कर रहा हो। हर मूवमेंट के साथ दर्द की एक नई लहर उसके शरीर में दौड़ती है। किसी तरह वो अपने आप को सीढ़ियों की तरफ खींचता है। टॉर्च हाथ से छूटकर फ्लोर पर रह जाती है। जेकब आधा क्रॉल आधा लड़खड़ाते हुए स्टेयर्स चढ़ने लगता है, जिसके बाद वो बंकर के एंट्रेंस के मुंह तक पहुंचकर बाहर आता है। उसका शरीर अब भी उसे जलता हुआ महसूस हो रहा था। वो अब भी बार बार अपने कपड़ों को थप थप कर आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लम्हों बाद जब उसकी सांस थोड़ी संभलती है, वो धीरे से आंखें पूरा खोलता है। कोई फ्लेम नहीं, कोई धुआं नहीं, कपड़े बिल्कुल ठीक, त्वचा पर एक भी बर्न का निशान नहीं। थोड़ी दूर पर एलन सन्न होकर खड़ा है। उसने देखा था जेकब को बंकर में उतरते, फिर कुछ सेकंड्स की चुप, फिर एकदम से उसका चीखते हुए बाहर आना, फ्लोर पर रोल करना, अपने ही शरीर को मार कर कुछ बुझाने की कोशिश करना। एलन के हिसाब से हवा में एक पल के लिए जली हुई गंध भी थी, लेकिन उसने भी आग नहीं देखी। दोनों कुछ देर तक बिना बोले खड़े रहते हैं।
फिर जेकब टूटते फूटते शब्दों में बताता है कि अंदर क्या हुआ। दोनों में से किसी में भी उस बंकर से टॉर्च वापस लाने का ख्याल भी नहीं आता। मैप का पेपर भी वहीं आधा अधूरा रह जाता है, क्योंकि इस एक्सपीरियंस से वो दोनों इतना सहम जाते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे वो साइकिल्स उठाते हैं और बिना पीछे देखे जंगल से निकल जाते हैं। उस दिन के बाद जेकब कभी पेम्ब्रे के जंगलों में वापस नहीं जाता। बाद में जब वो बड़ा होता है और लोकल हिस्ट्री पढ़ने लगता है तो उसे ये पता चलता है कि इस पूरे इलाके में 1880s के दौरान उन बंकर्स और वहां मौजूद हथियारों की फैक्ट्री में कई लोगों की जलकर तड़पते हुए जान गई थी। और यही वो पल था जब जेकब को समझ में आता है कि उस दिन स्कूल प्रोजेक्ट के दौरान उस बंकर में उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि उसके मुताबिक उस दिन उसने जो देखा, जो महसूस किया, वो कुछ और नहीं बल्कि इन बंकर्स में मरने वाले लोगों की आखिरी पलों की यादें थी, जो वहां पर फंसी डरावनी शक्तियों ने उसे दिखाई थी। जिसके बाद वो अपने आप को लकी समझता है कि वो उस दिन वहां से सेफली उन डरावनी शक्तियों के जाल से निकल पाया। पर सच्चाई ये है कि जेकब कभी अकेला नहीं था, जिसने इन जंगलों में किसी और डरावनी शक्तियों की प्रेजेंस को अपनी आंखों से देखा और महसूस किया था। साल 2006 की एक गर्म शाम गैरेथ नाम का आदमी अपने टीनेजर बेटी रियान के साथ पेम्ब्रे के जंगलों में वॉक कर रहा था। तभी वॉक करते हुए उनका रास्ता उन्हें पुराने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बाउंड्री के पास ले गया। हवा नर्म थी, पेड़ों के बीच से धूप आ रही थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन फिर वही अजीब चीजें शुरू हुई, लेकिन इस बार थोड़ा अलग तरीके से, क्योंकि इस बार रियान ने देखा कि उसके सामने के रास्ते पर एक खाली परछाई सी खड़ी है। दूर से देखने पर वो बस एक आदमी की तरह लग रहा था जो धीरे धीरे चल रहा था। दोनों ने सोचा कि शायद कोई और वॉकर है, लेकिन जैसे ही वो उस आदमी के थोड़ा करीब पहुंचे तो उनकी नजर उस आदमी के कपड़ों पर पड़ी, जो जले हुए और भीगे हुए थे। उन कपड़ों से उसकी स्किन साफ दिख रही थी और वो भी बुरी तरह से जली हुई थी। इस दौरान दोनों उसका चेहरा देखने की कोशिश करते हैं, पर वो आदमी अपना सर थोड़ा झुका कर चल रहा था। अभी गैरेथ एक सिंपल सा सवाल पूछता है कि आप ठीक हैं? जिस सवाल को सुनते ही वो अपना सर घुमाता है और रियान की नज़र उसके चेहरे पर पड़ती है, एक जला हुआ चेहरा जो उसे देखकर एक डरावनी स्माइल दे रहा था। रियान घबरा जाती है। गैरेथ को उसका चेहरा ठीक से नहीं दिखता। उसे लगता है कि ये कोई घायल इंसान है जिसे शायद किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो, इसलिए वो उस मिस्टीरियस आदमी को दोबारा आवाज़ लगाता है, आप ठीक हो? रियान अपने पिता को रोकती है कि पापा आप उसे मत बुलाइए, मुझे उससे डर लग रहा है। पर गैरेथ अपनी बेटी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तभी वो मिस्टीरियस आदमी अपने कदम तेज कर लेता है और आगे जंगल के एक घने मोड़ वाले रास्ते की ओर मुड़ जाता है। गैरेथ भी तेजी से अपनी बेटी के साथ उसके पीछे उस मोड़ की तरफ जाता है, पर तभी वो देखता है कि आगे कुछ भी नहीं है। रास्ता बिल्कुल खाली है, मानो वो मिस्टीरियस आदमी अचानक जंगल में कहीं गायब हो गया हो। तब गैरेथ को एक और चीज फील होती है, उस जंगल की हवा में एक हल्की जली हुई गंध। रियान भी कंफर्म करती है कि उसे भी ये स्मेल आ रही है, और इस समय तक गैरेथ को रियलाइज हो जाता है कि वो जला हुआ आदमी कौन था और रियान उसे क्यों उसके पीछे जाने से रोक रही थी। इस किस्से का जिक्र जब वो कुछ लोकल लोगों से करता है तो उसे ये पता चलता है कि उसने और उसकी बेटी ने जो देखा वो कुछ नया नहीं था, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों ने कभी ना कभी उस तरह के कई मिस्टीरियस जले हुए लोगों को देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के वर्कर्स के साए हैं जो ब्लास्ट्स में जलकर मर गए थे। कुछ कहते हैं कि ये सोल्जर्स हैं जो उन खंडरों में मारे गए थे। इसके अलावा इन जंगलों की एक और घटना जो काफी मशहूर है, उसके मुताबिक अर्ली 2000s में काउंसिल के 2 फॉरेस्ट्री वर्कर्स कॉलिन और डेविड पेम्ब्रे के सबसे अंधेरे हिस्सों में काम करते थे। उनका काम था गले हुए पेड़ साफ करना, पाथ्स को मेंटेन करना। इस काम में डियर, फॉक्सेस, स्ट्रे पशु को देखना, ये सब उनके लिए डेली का सीन था। पर एक शाम जब वो दोनों एक पतली सी फॉरेस्ट ट्रैक पर चल रहे थे, तब पहाड़ों के बीच आती रोशनी में डेविड ने आगे कुछ मूवमेंट देखी और उसने पहले सोचा कोई बड़ा डॉग है, पर 2-3 सेकंड्स में ही उसे समझ में आ गया कि वो चीज़ 4 पैरों पर नहीं चल रहा था बल्कि सीधी खड़ी है। जब दोनों करीब गए तो जो शक्ल दिखाई दी वो किसी भी नॉर्मल जानवर जैसी नहीं थी। लगभग 6-7 फीट लंबा शरीर, काले मोटे बालों से ढका उसका चेहरा अजीब सा था, जिसमें ऊपर 2 बड़े से सींग निकले हुए थे। इसके अलावा उसकी लंबी बाहें थी जो ऑलमोस्ट घुटनों तक पहुंच रही थी, और वो डरावनी जीव उन दोनों की तरफ देख रहा था। कॉलिन और डेविड के कदम अपने आप धीरे हो गए। वो उस जीव को देखकर बुरी तरह से घबरा चुके थे और उन्हें लग रहा था कि वो जीव किसी भी पल उन पर हमला कर सकता है। पर तभी ऐसा कुछ हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ पल बाद उस जीव ने उनकी ओर से अपना सर घुमाया और घने जंगल में चले गया।
और गायब हो गया। उन दोनों को कुछ समय के लिए समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या था। फिर दोनों ने अपने आप को समझाया कि शायद कोई वहम था या उन्होंने गलती से किसी और जानवर को कुछ और समझ लिया हो। पर दोनों आपस में बात करते हुए यही सोच रहे थे कि हम दोनों ने जब एक ही चीज एक ही समय पर देखी तो वो वहम कैसे हो सकता है। पर फिर भी दोनों ने इस घटना को इग्नोर करते हुए अपने काम को जारी रखने का सोचा। वो दोनों वापस काम पर लगे रहने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन हर कुछ मिनट में किसी न किसी की नजर अपने आप घने जंगल की तरफ चली जाती है। लगभग 1 घंटे बाद जब वो एक और सेक्शन चेक कर रहे होते हैं, डेविड अचानक रुक जाता है क्योंकि कॉलिन बिल्कुल सीधा फ्रीज खड़ा हुआ है। उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही। डेविड उसे हिलाता है, उसे बुलाता है, तभी उसे महसूस होता है कि कॉलिन किसी चीज से डरा हुआ है और उसके आगे सामने घने जंगल की ओर कुछ देख रहा है। जिसके बाद जैसे ही डेविड अपनी नजर भी उस ओर घुमाता है, उसका हाल भी कॉलिन जैसा हो जाता है, क्योंकि कुछ समय पहले घने जंगल में जिस मिस्टीरियस 7 फीट बड़े क्रिएचर को उन्होंने देखा था, वो सींग वाला क्रिएचर उन्हें दोबारा देख रहा था। और इस बार और भी डरावने तरीके से। डेविड और कॉलिन समझ जाते हैं कि शायद इस बार अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो शायद वो पहले की तरह नहीं बच पाएंगे। इसलिए दोनों किसी तरह हिम्मत जोड़ते हैं और पीछे मुड़कर जंगल से बाहर भागने लगते हैं। भागते हुए उन दोनों में किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो पीछे मुड़कर देख सके। बाद में जब उन्होंने ये कहानी कुछ लोगों को बताई तो कुछ ने कहा कि हो सकता है कि ये कोई जानवर हो जो वियर्ड एंगल से उन्हें देखा हो। लेकिन कॉलिन और डेविड का कहना था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतने फॉरेस्ट एनिमल्स देखे हैं कि वो डियर, काऊ या किसी भी दूसरे पशु को इस क्रिएचर से कंफ्यूज नहीं कर सकते। डेविड ने अपने फ्री टाइम में ब्रिटेन के अजीब हॉर्न्ड बीइंग्स के केसेस पढ़ने शुरू किए और एक पुराने केस में उसने पढ़ा कि कार्व्ड स्टोन हेड्स मिलने के बाद एक और जगह पर लोगों को एक अपराइट हॉर्न्ड क्रिएचर दिखा था। डिस्क्रिप्शन इतना मिलता जुलता था कि उसे लगा जैसे पेम्बरी में दिखा वो जीव भी वही था। अब सवाल यह है कि ये सब असल में है क्या। जेकब के बंकर वाले केस में लोग कहते हैं कि बंद जगह, हैवी स्मेल, अंधेरा और डर मिलकर पैनिक और हेलुसिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। दिमाग शारीरिक नुकसान के बिना भी बर्निंग सेंसेशन और पेन फील करा सकता है। गैरेथ और रियान के केस में कुछ लोग उसे एक वहम मानते हैं जो फॉग लो लाइट से मिलकर दिमाग में बैठे हॉरर से बनाया था। इसके अलावा कुछ का कहना है कि जब लोग यहाँ बार बार पुराने समय में जलने वाले वर्कर्स और सोल्जर्स की कहानी सुनते हैं तो जंगल का कोई भी अजीब शैडो पैटर्न्स को दिमाग आदमी के चेहरे और जलने के निशान में बदल देता है। हॉर्न्ड क्रिएचर के केस में एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि ये कोई जानवर हो सकता है जिसे पार्शियल व्यू और इमेजिनेशंस ने मॉन्स्टर बना दिया। फिर भी ये सब एक्सप्लेनेशंस हमारे खुद के बनाए हुए हैं, जिसमें हम बस समझने की कोशिश करते हैं कि इस जंगल में होने वाली घटनाओं को हम इंसानी लॉजिक में फिट कैसे कर सकते हैं। पर आप और मैं दोनों जानते हैं कि जरूरी नहीं है कि कुछ जगहों पर ये इंसानी लॉजिक काम करे। यानी पॉसिबल है कि इस जंगल में होने वाली ये सारी डरावनी घटनाएं रियल हॉरर हो और लोकल्स की कही बात भी सच हो कि यहाँ के जंगलों में उन आत्माओं का राज है जिनकी जान यहाँ के हार्ड लेबर फैक्ट्रीज में हुए एक्सप्लोजन्स या अपने देश के लिए लड़ते हुए बंद बंकर्स में गई हो। वैसे आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है 64 योगिनियों के एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर टैप करके जरूर देखना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।